रण क्षेत्र देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में आज बात होने वाली है उस खबर की जिसकी चर्चा केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में हो रही है। G20 के सफल आयोजन के बाद जिस तरीके से दुनिया ने भारत का लोहा माना है, भारत का डंका बज रहा है, एक सशक्त भारत की तस्वीर दुनिया के सामने आई है, इससे संपूर्ण देशवासी गदगद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह सफल आयोजन हुआ और इसीलिए अब से कुछ पल के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी मुख्यालय पर अभिनंदन होने वाला है। उनकी उपस्थिति वहां पर होगी। मूल मंत्र 2024 के लिए आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री द्वारा दिया जाएगा। बड़े और वृहद कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन दूसरी तरफ एक तरफ G20 की सफलता से गदगद भारतीय जनता पार्टी का अभिनंदन समारोह है, तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनने के बाद आज पहली बैठक हुई। शरद पवार की आवास पर, दिल्ली आवास पर यह बैठक चल रही है। बैठक को लेकर कई तरीके के प्रश्न उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह विपक्षी गठबंधन है जो बार बार हर मोर्चे पर, वो बैठक चाहे पटना में हुई हो, चाहे मुंबई में हुई हो, या फिर अब जो दिल्ली में बैठक हो रही है, लगातार स्पष्ट रूप से कहने की कोशिश की गई कि एक सुर में, एक ताल में चलते हुए भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस में वो तालमेल नजर आ रहा है? क्योंकि जिन 13 चेहरों को आज इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में की बैठक में शामिल होना था, वो चेहरे, उनमें से कुछ चेहरे नदारद हैं। जिन मुद्दों पर सहमति बननी थी, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर अब भी बहुत ज्यादा स्पष्टता नहीं आ रही है। जिस तरीके से राष्ट्रपति द्वारा दिए गए शाही भोज में जो G20 आयोजन का एक मुख्य हिस्सा था, उसमें विपक्षी गठबंधन के बड़े नेता पहुंचे हुए थे, उसके बाद से ही प्रश्न उठ रहा था कि आखिर ये विपक्षी गठबंधन वाकई बंधा हुआ गठबंधन है या इनमें गांठ पड़ रही है। इन सब के बीच आज की ये बैठक इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जिस तरह से सनातन को लेकर सीरियल अटैक किए जा रहे हैं इसी गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेताओं द्वारा, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ये बैठक क्या सनातन के खिलाफ हो रही है? क्या सनातन को लेकर भी इस बैठक से कुछ निकल पाएगा? क्या एजेंडा, जिसे हिडन एजेंडा कहा जा रहा था, जिसमें डीएमके के नेता स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन का गठन ही इस उद्देश्य से हुआ है जिसमें सनातन का उन्मूलन है, सनातन का खात्मा है, तो क्या यही है हिडन एजेंडा? ये सब प्रश्न होंगे आज रण क्षेत्र में। कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगे आज के खास अतिथि, कराऊंगी उनसे आपका परिचय, लेकिन उससे पहले ये टीजर रिपोर्ट। पूरी दुनिया G20 के सफल आयोजन पर नमो नमो कर रही है। पूरी बीजेपी इसे लेकर गदगद है और पीएम मोदी का अभिनंदन कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर 2024 में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया अलायंस की ओर से कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बातचीत हुई। मौका तो एकजुट होकर एनडीए को हराने के लिए रणनीति बनाने का था, लेकिन गठबंधन में एकजुटता ही नजर नहीं आई। मीटिंग में न तो कोई सीपीएम का चेहरा दिखा और न ही जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह। सीपीएम ने इस बैठक में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। सीपीएम ने अभी तक किसी भी कमेटी में शामिल होने पर फैसला नहीं लिया है। साथ ही जेडीयू अध्यक्ष के शामिल न होने पर खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया गया। हालांकि लल्लन सिंह की जगह जेडीयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री संजय कुमार झा बैठक में जरूर शामिल हुए। वहीं टीएमसी की तरफ से अभिषेक बनर्जी बैठक में शामिल नहीं हुए क्योंकि शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी के सामने पेशी जो होनी थी। विपक्षी इंडिया अलायंस गठबंधन बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक तरफ इंडिया अलायंस गठबंधन की बैठक हुई तो दूसरी ओर बीजेपी ने भी रणनीति बनाने के लिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कर ली, जिसमें खुद पीएम मोदी पहुंचे। बैठक से इतर सनातन के मुद्दे को लेकर बीजेपी विपक्षी गठबंधन पर हमलावर है। बीजेपी ने इंडिया अलायंस को एंटी हिंदू पैनल और एंटी सनातन गुट की बैठक बताया है।
हाल फिलहाल में जिस तरह से सनातन को टारगेट करने का सिलसिला शुरू हुआ, वो जाने कहां जाकर थमेगा। उदयनिधि स्टालिन से शुरू होकर प्रियांक खड़गे, ए राजा, जगदानंद सिंह, डीएमके नेता और तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री पोनमुडी तक पहुंच गया, जिन्होंने तो स्पष्ट कह दिया कि इंडी अलायंस का एकमात्र उद्देश्य सनातन का उन्मूलन है। तो क्या ये मान लिया जाए कि विपक्षी गठबंधन इंडी अलायंस का गठन ही सनातन की समाप्ति के लिए हुआ है, यानी मोदी है बहाना, सनातन को है मिटाना। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी AHCC की बैठक है। आपस में खींचातानी, कोऑर्डिनेशन हो उससे पहले नॉन कोऑर्डिनेशन, नॉन कोऑपरेशन शुरू हो गया है। हरियाणा में सीट कैसे बटेगी, जेडीयू में क्या होने वाला है, अधीर रंजन चौधरी जी ममता बनर्जी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, डिसकोऑर्डिनेशन आरंभ हो गया है। तो दरअसल ये कोई सीट शेयरिंग, प्रचार प्रसार, मुद्दों और मैनिफेस्टो की बैठक नहीं है। जो 2-3 दिन पहले उनके एक महत्वपूर्ण सदस्य ने कहा था कि हम 26 पॉलिटिकल पार्टीज है और हमारा एक ही मत है कि हिंदू धर्म को किस प्रकार मिटाना है, हिंदू धर्म को किस प्रकार समाप्त करना है। इस देश में कोई एंटी हिंदू नहीं है, और जो अपने आप को राजनीति में हिंदुत्ववादी मानते हैं अभी, वो सिर्फ हिंदुत्ववादी नहीं है। ये पूरा देश एक ऐसा देश है जहां सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। मैं मजहब पे कभी बात करता नहीं हूं, और बिलखसूस दूसरे मजहबों पे मुझे लगता है कि इन चीज़ों में पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि तनाव और ये माहौल जो है और ज़्यादा बिगड़ जाता है। देखिए, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है वो बहुत ही कमजोर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है। इसमें तो नीतीश कुमार को होना चाहिए था, राहुल गांधी इसमें होते, ममता बनर्जी होते, तो हर पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वही ना निर्णय करते हैं। यहाँ बैठे लोगों को निर्णय का तो अधिकार नहीं है। ललन जी बाद में जाकर नीतीश जी से पूछेंगे, अभिषेक बनर्जी बैठक में आ नहीं रहे हैं, सीपीएम ने अभी तक अपना कोई नॉमिनी जो है उसके लिए सुपुर्द नहीं किया है, तो केवल शरद पवार और हेमंत सोरेन और एमके स्टालिन ये 3 लोग हैं। तो बस अगर शरद पवार हैं तो उसमें नीतीश कुमार क्यों नहीं है? तो पटना, बेंगलुरु, मुंबई और अब दिल्ली कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक तो हो रही है, लेकिन इस बैठक में क्या समन्वय बन पाएगा? राघव जट्टा कहते हैं कि इस गठबंधन की सफलता तभी सुनिश्चित हो सकती है जब मतभेद, मनभेद और महत्वाकांक्षा को दूर किया जाए। लेकिन क्या ये तीनों दूर हो पाएंगे? क्योंकि परिस्थितियां बिल्कुल इतर है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो वो भारत, उस भारत को प्रदर्शित कर रही है जो सनातन को आधार बनाकर विश्व को एक सूत्र में बांध रहा है और विश्व उसे सहर्ष स्वीकार कर रहा है। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन है जो सनातन के उन्मूलन के उद्देश्य से ही अपने गठबंधन की पहचान बता रहा है। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर इस गठबंधन का भविष्य क्या होगा। आइए इन्हीं सवालों के साथ आज के पैनल से कराती हूं आपका परिचय। स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ तेज तरार प्रवक्ता है सूर्य कुमार मैथिल जी, बहुत स्वागत। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए शांत चेहरा है लेकिन तीखा जवाब देते हैं चंद्रमोहन शर्मा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त आज पहली बार रण क्षेत्र में जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट दिलीप यशवर्धन जी भी जुड़ रहे हैं। दिलीप जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आइए सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं और सीधे चंद्रमोहन शर्मा जी के पास चलते हुए। चंद्रमोहन जी, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में इस वक्त जश्न का माहौल है। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इंतजार हो रहा है, अभिनंदन समारोह है। दूसरी तरफ आप लोगों के गठबंधन की एक बड़ी बैठक। आज बड़ा आरोप लगा इस गठबंधन की बैठक पर कि ये एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है। चंद्रमोहन जी, बैठक गठबंधन की होगी तो एंटी हिंदू गठबंधन की बैठक भाषित को भाजपा नेता करते रहेंगे, क्योंकि भाजपा के नेता पूरी भाजपा को मुद्दा से अगर इतर भगना है तो उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस और INDA इंडिया गठबंधन की बात करनी है लावनी जी, जिससे उनकी मजबूरी है। आज गठबंधन के अंदर जिन विषयों की चर्चा हो रही है वो स्वाभाविक है, उसकी खलबलाहट और उसकी बखलाहट तो भाजपा नेताओं को रहेगी, क्योंकि जिस गठबंधन का सामने आज भाजपा
करने जा रही है वो आज स्वाभाविक उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के आ रहा है। इसके लिए उनकी बगलाहट पे कोई ना कोई प्रशंसक खड़ा होता है और जो लोग अपने आप को सनातनी हिंदू परंपरा और बहुत सारी परंपराओं को जोड़ते हैं तो उन्हीं के बहुत सारे कई नेता जो इस सारी बयानों के अंदर आए हैं उनके बहुत सारे नाम है। अनंत हेगड़े, गिरिराज सिंह, प्रताप सिन्हा, विनय कटियार, महेश शर्मा, टी राजा, साक्षी महाराज, बहुत से ऐसे बयान है। अगर मैं सनातनी हूँ, हिंदू हूँ, मैं अगर कांग्रेस पार्टी में हूँ और सनातनी हिंदू हूँ तो मेरा ना तो हिंदू धर्म खतरे में है, ना मैं हिंदू धर्म के प्रति अपने दायित्व और कर्तव्य के निर्वाह से पीछे हटता हूँ। और मुझे उस निर्वाह करने के लिए किसी पार्टी का सहारा नहीं चाहिए। वो दायित्व मेरे रगों के अंदर, मेरे कर्मों में, मेरे संस्कारों में है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो दायित्व आपके कर्मों में है, आपके रगों में है। तो दायित्व तो फिर कांग्रेस पार्टी का बनता है कि अगर गठबंधन में किसी भी पार्टी के नेता की तरफ से सनातन को लेकर बीमारी कहा जाए, सनातन को HIV जैसे दुर्दांत बीमारियों से जोड़ दिया जाए और यहां तक कि ये कहा जाए कि विपक्षी गठबंधन का गठन ही सनातन के उन्मूलन के लिए हुआ है और कांग्रेस और राहुल गांधी इस पर चुप्पी साध लें, तो फिर इसको किस चीज का निर्वहन मान ले? ये कौन सा दायित्व है? देश के 140 करोड़ जनमानस और देश के अंदर 30,000 पार्टियों के अंदर कौन सा नेता क्या वक्तव्य रखता है उसका ठेका ना तो राहुल गांधी जी ले सकते हैं और मैं मानता हूं ना उसका। सर, ये गठबंधन है, ये वो गठबंधन है जिसके प्रणेता सोनिया गांधी जी हैं। ये वो गठबंधन है जिसमें आपकी पार्टी नेतृत्वकर्ता के रूप में सामने खड़ी हुई है। ये वो गठबंधन है सर। आपकी जी प्रियांक खड़गे भी तो आपकी ही पार्टी से आते हैं ना, वो तो कांग्रेस पार्टी से है, लेकिन वो भी सनातन को बीमारी बताते हैं। जल्दी से जवाब दीजिए और फिर मैं जाऊंगी सूर्य कुमार जी के पास। अगर किसी के बयान का जवाब राहुल गांधी जी को देना है तो नहीं सर, यहाँ किसी का नहीं है बयान, ये किसी का बयान कह के साइडलाइन नहीं किया जा सकता। ये उस गठबंधन के बड़े नेताओं का बयान है जो आने वाले वक्त में 2024 में जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए उतरेंगे। मेरे को जवाब देने दीजिए। हाँ, जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए। बिल्कुल वो बयान किसी का है, उसको बड़ा करके दिखाने की जरूरत भाजपा को है, देश की सनातनी को नहीं है, पहली बात। और उसका वक्तव्य राहुल गांधी जी, ये आपकी गलत बात है, क्योंकि अगर देश के अंदर ऐसे विवादित बयान जो भाजपा के नेताओं ने दिया है तो उसका सनातन को कोई गाली देता है, प्रधानमंत्री को भी देना चाहिए। ठीक है, मतलब सनातन को कोई गाली देता है, इससे कांग्रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शब्द इस्तेमाल करते हैं नहीं अपनी सर, नहीं ये कहकर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं ना कि सनातन को लोग गाली देते रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो व्यक्तिगत बयान हो जाता है ना, वो व्यक्तिगत बयान हो जाता है। सनातन को अगर उन्मूलन, गठबंधन इसलिए बना क्योंकि सनातन का खात्मा करना है। अगर कोई ये कह देता है तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी आपका हिडन एजेंडा यही है। इनडायरेक्टली तो यही सर हम नहीं कह रहे, ये तो मैसेज आप लोगों का संदेश ऐसे जा रहा है सर। मुझे कट्टर सनातनी होना और मेरा एक कट्टर सनातनी फिर सनातन के खिलाफ जो लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं उनका समर्थन करते हुए क्यों नजर आता है सूर्य प्रकाश बचाने के लिए? मैं सक्षम हूँ अपने धर्म के प्रति आखिरी तोड़ने के लिए। सर, जो मैं सक्षम हूँ किसी को जवाब देने के लिए। जनमोहन जी, जो अपने धर्म के खिलाफ बोलने वालों के विरुद्ध एक शब्द ना बोल पाए, वो अपने धर्म के प्रति कितनी जिम्मेदारी निभाता है ये समझ में आ जाता है। आपने एक बार भी उन बयानों की निंदा नहीं की है, लेकिन आप निरंतर कह रहे हैं कि आप कट्टर हिंदू हैं, आप धर्म के प्रति समर्पित व्यक्ति हैं। चलिए ठीक है, सूर्य कुमार मैथल जी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी को दरअसल मुद्दों से भटकाना है, इसलिए फिर सनातन के मुद्दों को लेकर सामने आ गए हैं। सूर्य कुमार जी, धन्यवाद लावनी जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और अभी मैं सुन रहा था चंद्रमोहन शर्मा जी को, वो कह रहे थे कि मैं कट्टर सनातनी हूँ। सुनकर बहुत अच्छा लगा कि वो कह रहे हैं कि मेरी रगों में सनातन बह रहा है। तो इसका मतलब जो उदयनिधि स्टालिन है, उन्होंने कहा कि भैया सनातन तो कोरोना है, सनातन तो HIV है, सनातन तो मलेरिया है। इसका मतलब चंद्रमोहन शर्मा जी के शरीर के अंदर मलेरिया, HIV और पता नहीं किस किस के वायरस घूम रहे हैं। मैं सही हूँ ना? और एक व्यक्ति का बयान है और पूरी तरह से राजनीति से बोल रहे हैं। पूरे हिंदू समाज की बेइज्जती करने वाला बयान दे रहा है।
ठीक है सूर्य कुमार जी, समाज की बेइज्जती करने वाला बयान है। नहीं सूर्य कुमार जी, आपको घमंड के अंदर आप एक धर्म का अपमान कर रहे हैं सरेआम। सूर्य कुमार जी जवाब दीजिए। आप धर्म का अपमान कर रहे हैं, मजहब का अपमान कर रहे हैं, हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। आप माफी मांगे इस बात के लिए। आप एक हिंदू मेरे शरीर में सनातन बहता है, मैं पूछ रहा हूं अगर कि एक चैनल पे बैठ के इतनी बड़ी है तो ये प्रमाणित होता है कि भाजपा की राजनीति के कारण किस तरह की राजनीति चलती है। भाजपा को नेताओं के पास जब कहने को कुछ नहीं होता तो हिंदुत्व का सहारा लेकर मुद्दे से भटकते हैं। तो आज वो प्रमाणित कर दिया आपने। आपके शब्दों से हिंदू विरोधी झलकाव, आपके शब्दों से हिंदू शब्द अपमानित हुआ, आपके शब्दों से सनातनी अपमानित हुआ, आपके शब्द से एक मजहब का कट्टरता अपमानित हुई। आपको क्षमा मांगनी चाहिए इसके लिए। तो क्षमा मांगिए आप इस पे, क्षमा मांगिए। आप उदयनिधि के विरोध में एक हिंदू का अपमान कर रहे हैं, एक हिंदू का अपमान मतलब पूरे राष्ट्र का अपमान। क्षमा मांगिए। एक सेकेंड, सनातन के अपमान के ऊपर रिएक्ट करेंगे। राहुल गांधी जी कहते थे कि भैया मंदिर में जाते हैं। अरे चंद्रमोहन शर्मा, मेरी आपकी बात हो रही है, आपकी मेरी बात हो रही है, राहुल की बात नहीं हो रही है। आप जैसा व्यक्ति जो अपने आपको हिंदू कहे और वो नहीं, अच्छा हिंदू ठीक कहते हुए हिंदू है, का अपमान करे, ठीक है सूर्य कुमार मैथिल जी, ठीक है सूर्य कुमार मैथिल जी और चंद्रमोहन जी, ठीक है। देखिए चंद्रमोहन जी, सूर्य जी सुनिए, ठीक है चंद्रमोहन जी, आपको बुरी लगी ना ये बात जब सूर्य कुमार मैथिल जी ने कहा, ये जिस तरीके का वक्तव्य उन्होंने दिया आपको बुरा लगा? आप सोचिए कि उस वक्त जिस वक्त उदयनिधि स्टालिन सनातन को बीमारी बोल रहे थे, जब तमाम बड़े नेता HIV और कोरोना जैसे तमाम बीमारियों से सनातन को कंपेयर कर रहे थे, जब DMK के शिक्षा मंत्री जो बड़े नेता हैं मुडी जो ये साफ कहते हैं कि सनातन के उन्मूलन के लिए ही ये गठबंधन का गठन हुआ है, आप सोचिए कि सनातनियों पर क्या बीता होगा। आपने अपने ऊपर अगर सूर्य कुमार मैथिल ने जब कुछ कहा तो आपने तुरंत उसका विरोध किया, लेकिन जब आपके ही गठबंधन के नेता इस देश के करोड़ों सनातनियों को गाली दे रहे थे, उस वक्त आप मौन क्यों थे? उस वक्त ये टीस क्यों नहीं हुई? उस वक्त ये दर्द क्यों नहीं झलका? सेलेक्टिव अप्रोच रखेंगे आप? बिल्कुल नहीं, ये सिलेक्टेड अप्रोच नहीं है। अगर किसी, मैं फिर दोबारा से मेरे को पूरा बोलने दीजिएगा। हाँ बोल लीजिए सर। व्यक्ति के बयान को बड़ा करके किसी मजहब से जोड़ा जाएगा वो राजनीति होगी। और उसके इस बयान को क्या माना जाए? सर आप बोलेंगे फिर मैं टोक दे रही हूँ, तो इस बयान को क्या बोले? मुझे आपका, मैं आ रहा हूँ, मुझे आपकी बात को जोड़ने दीजिए। अगर किसी व्यक्ति की अगर बात को काटा जाए, वो जवाब दिया है, वो हिंदुत्व और सनातनी का जवाब था जो मैंने अपने मित्र सूर्य जी की बातों का दिया। क्योंकि राजनीति की परिकाष्ठ के अंदर आके अगर कोई व्यक्ति, ठीक है उदयनिधि के बयान का कांग्रेस पार्टी ना चंद्रमोहन शर्मा समर्थन करता है, विरोध करते हैं हम उसका, लेकिन उस विरोध के लिए चंद्रमोहन शर्मा विरोध करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने विरोध नहीं किया। चंद्रमोहन शर्मा ने जरूर विरोध किया, लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी की तरफ से मौन साधना रही, एक ट्वीट नहीं किया गया, प्रियंका खड़गे के अगेंस्ट क्यों नहीं कोई एक्शन लिया गया? सर ये सब पूछा जाएगा आपसे, इसीलिए सवाल बहुत बड़े हैं। 2024 का चुनाव है, मैं जल्दी से दिलीप यशवर्धन जी के पास भी जाना चाहती हूँ। दिलीप जी महत्वपूर्ण ये, मैं आ रही हूँ सूर्य कुमार जी, प्लीज दिलीप जी का भी एक स्टेटमेंट, हाँ बिल्कुल आती हूँ, जरा दिलीप जी का एक स्टेटमेंट ले लेते हैं। दिलीप जी देखिए 2024 का ये खेल होने वाला है, बहुत बड़ा चुनाव इसे माना जा रहा है। एक तरफ G20 की सफलता से गदगद भारतीय जनता पार्टी, दुनिया भारत की बदली हुई तस्वीर को स्वीकार कर रही है, सनातन को स्वीकार कर रही है, और दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसमें कोऑर्डिनेशन भी नजर नहीं आता और जिसका हिडन एजेंडा था कि सनातन उन्मूलन ही मेन उद्देश्य है। किस तरह से लेते हैं? लावली जी, दो तीन बातों को समझने की कोशिश करिएगा विदाउट किसी पार्टी का पक्ष लिए। पहली बात तो किसी एक व्यक्ति के कह देने से कि सनातन का खात्मा हो जाना चाहिए, सनातन खत्म नहीं हो। दूसरी बात, इस तरह के बयान पहली बार नहीं दिए गए हैं, हर पार्टी में इस तरह का नेता है। बिल्कुल दिलीप जी बस 5 सेकंड के लिए आपको रोक रही हूँ, सिर्फ 5 सेकंड के लिए, क्योंकि बीजेपी मुख्यालय से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पे हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी वहां पहुंचे हुए, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर उपस्थिति होने वाली है। ये गहमा गहमी ये बता रही है, ये चहलकदमी बता रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। G20 की जिस तरीके से सफलता का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है,
भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अपने नेतृत्वकर्ता का, अपने लीडर का अभिनंदन समारोह करने वाली है। और इस समारोह के बाद मुख्य रणनीति किस तरह से होनी चाहिए 2024 को लेकर, इसे जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है वो बैठक होगी और उसमें भी प्रधानमंत्री की उपस्थिति रहेगी। चलिए इन्हीं तस्वीरों को, लाइव तस्वीरों को आगे बढ़ाते हुए यशवर्धन जी के पास पहुंचते हैं। यश जी प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। लावली जी, मैं ये कह रहा था कि पहली बात तो किसी एक व्यक्ति के ये कह देने से कि सनातन को खत्म कर दिया जाए, सनातन खत्म नहीं होगा, कि सनातन आज की नहीं हजारों वर्षों की पद्धति है। दूसरा, इस तरह के जो बयान हैं उन बयानों का मायना नहीं होता, सिर्फ राजनीतिक मायना होता है। और इस तरह के बयान बहुत सारे नेताओं के द्वारा दिए गए और वो नेता हर पार्टी में धर्म को लेकर के, रामचरितमानस को लेकर के, सनातन को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के, हर पार्टी में ऐसे नेता हैं जिन्होंने यदा कदा ये बयान दिए हैं। तीसरी एक बात कि जो गठबंधन का फॉर्मेशन सनातन के खात्मे के लिए हो रहा है, मैं इस बात का समर्थन नहीं करता। चौथी बात, अधीर रंजन चौधरी ने, शिवसेना के संजय राउत ने स्टालिन के बयान के ऊपर ऑब्जेक्शन किया है। बाकी पार्टी की तरफ से ऑफिशियल बयान नहीं आया, ये मैं मानता हूं, लेकिन पार्टी की तरफ से ऑफिशियल बयान ना आने का ये मतलब नहीं कहा जा सकता है कि पूरा अपोजिशन का अलायंस सिर्फ सनातन के खात्मे के लिए हो रहा है। अगर आप इस तरह का दृष्टिकोण हम लोग रखेंगे नहीं, लेकिन सवाल तो ये है ना दिलीप जी, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन, ये कहा जाता है। राजनीति सिर्फ परसेप्शन का खेल होता है। आप क्या नैरेटिव सेट कर रहे हैं ये मायने रखता है। अगर आप इस तरीके के बयानों पर मौन साधना रख लेते हैं, कोई भी स्टेटमेंट नहीं देते हैं, तो इसका जो सीधा मैसेज जाता है वो तो यही जाता है कि भाई ये तो मौन समर्थन है। इसलिए इस मुद्दे पर बड़ी चर्चा हो रही है। जी 10 सेकंड में जल्दी से अपना जवाब दीजिए, फिर सूर्य कुमार मैथिल जी के पास जाऊंगी। मैं आपकी बात को मानता हूं, लेकिन सवाल दूसरा ये भी खड़ा हो जाता है कि भाजपा ने भी तो इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा विरोध नहीं जताया। क्या ये बयान भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी सर, आपको पता होना चाहिए सर, संबित पात्रा जी की बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसका जो जिस्ट था ना, ये सनातन विरोध ही था कि सनातन का अगर विरोध करें एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक तक करार दे दिया गया है। सूर्य कुमार मैथिल जी, ठीक है, सूर्य कुमार मैथिल जी। मैंने पूर्व में जो आपने मुझे समय दिया उस समय मैं सिर्फ चंद्रमोहन जी को समझाना चाहता था कि आखिर कितना दर्द इस देश के सनातनियों को हुआ था जब आपके मित्र दल के प्रमुख नेता ने सनातन को कोरोना, HIV वायरस और ना जाने कौन कौन सी बीमारियों के साथ खड़ा कर दिया और कहा था कि हमको इसको खत्म करना है। और दूसरी चीज, कांग्रेस की भी मानसिकता आप देख लीजिए, जब कांग्रेस सत्ता में रही है तब तब उन्होंने हिंदुओं का अपमान ही किया है, हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक ही तो बनाया है। जब UPA 1 और UPA 2 में प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी मंच से खड़े होकर बोलते हैं कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, उसमें भी मुसलमानों का है, तो ये क्या दर्शाता है? जब करोड़ों राम भक्तों की आस्था का प्रतीक राम सेतु तोड़ने के लिए कांग्रेस हलफनामा देती है सुप्रीम कोर्ट में और कहती है कि इस देश के अंदर राम जी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तब इस देश के करोड़ों सनातनियों को कितना दर्द होता है। और आज ये जो कह रहे हैं ना कि हम सनातनी हैं, कट्टर हिंदू हैं और कलावा दिखाते हैं, ये बदलाव केवल और केवल तभी हुआ है जब 2014, 19, 22 में लगातार मुंह की खाई है, हार के बाद ये बात समझ में आई है कि इस देश की आत्मा है सनातन, आदि है और अंत है सनातन। हिंदुत्व को खत्म करने वाले खुद खत्म हो जाएंगे, इसलिए ये लोग खत्म हिंदुत्व पे आ गए। ये अब त्रिपुंड लगाकर मंदिरों में जाने की नौटंकी करते हैं, मंच से खड़े होके देवी स्तुति करते हो जाते हैं और उसके बाद जल्दी से जाते हैं लड़कियां, ये कहते हैं। और आज ठीक है मैथिल साहब, जल्दी से काउंटर जवाब ले लेते हैं चंद्रमोहन जी का, खत्म कर देंगे। ठीक है, काउंटर जवाब चंद्रमोहन जी जल्दी से आपका। देखिए रटाया वही डायलॉग घूम फिर के, फिर वही राम मंदिर का विरोध, इसका विरोध, लेकिन सीता मैया को हलफनामा नहीं दिया था क्या कि भगवान श्री राम काल्पनिक है? बताओ मुझे। सुन लीजिए, सीता मैया को परख नीली सिद्धू किसने कहा था? किसने कहा था? मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने हलफनामा दिया था कि नहीं दिया था? आपने हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में किया था कि नहीं दिया था? अगर दिया था तो किस आधार पे कह रहे हो कि तुम हिंदू हो?
यूपी के मुख्यमंत्री हनुमान जी को दलित कहा था, आप ही के नेता ने कहा था किसने पानी छाप नहीं बोले। आप लोग ठेकेदारी करते हो उनको की, आप लोग शराब की ठेकेदारी करते हो जिनको अपना धर्म और मजहब नहीं पता। आप देश के अंदर रह के ये कहते हो कि मनमोहन सिंह ने ये कहा था कि इसका पहला अधिकार मुस्लिम का है, तो आप अपनी पार्टी के अंदर मुस्लिम को क्यों रखते हो? तो नहीं कहते हम हिंदूवादी हैं, हम अपनी पार्टी में मुसलमानी रखेंगे। देश के प्रधानमंत्री सबका विकास की बात क्यों करते हैं जब अलग जाते हैं? अभी G20 के अंदर बाहर के देशों के अंदर अरब कंट्री के किसान आए, उनके गले क्यों नहीं लगे? तो नहीं मना करा कि हम देश के अंदर रहकर इस तरह की फिरकापरस्ती पैदा करते हैं और देश के रहने वाले एक वर्ग का अपमान करते हैं, इसलिए हम आपके साथ भी गले नहीं मिलेंगे। किससे G20 का जश्न मना रहे हो जब आपकी मानसिकता देश के अंदर देश के प्रति, देश के व्यक्तियों के प्रति आप मान में रहे, तो इसके ऊपर देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते? आप जैसे नेता को छूट दी हुई है, किसी भी एक मजहब आप दोनों देश की बात कर रहे हैं। एक से सूर्य कुमार मैथिल जी हो या चंद्रमोहन जी हो, आप दोनों के केंद्र में देश है, आप दोनों के केंद्र में सनातन है, लेकिन देश के प्रति जो वफादारी होनी चाहिए, सनातन के प्रति जो ईमानदारी होनी चाहिए, जो दृढ़ता होनी चाहिए, ये किसके पास है? कौन परिलक्षित कर रहा है? इसी पर चुनावी कसौटी पर खरा उतरना है। महत्वपूर्ण ये है चंद्रमोहन जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछ रही हूँ। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी, क्योंकि इस गठबंधन के आपके सहयोगी है, वो कहते हैं कि देखिए गठबंधन की सफलता तभी संभव हो पाएगी जब मतभेद, मनभेद और महत्वाकांक्षा पीछे छूट जाएगी। वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? वो किस मतभेद की बात कर रहे हैं? किस मनभेद की और किस महत्वाकांक्षा की बात कर रहे हैं? देखिए, किस मनभेद और मतभेद की वो बात कर रहे हैं वो तो उनका वक्तव्य, उसका जवाब देंगे। लेकिन नहीं सर, वक्तव्य उनका है, लेकिन इशारा और संकेत तो आप लोगों को समझना होगा ना, क्योंकि आपके गठबंधन के साथी हैं। देखिए, मैं उनकी बात का जवाब नहीं दूंगा, लेकिन उनके तथ्य के मिलता जुलता जवाब देता हूँ कि देश के अंदर इंडिया गठबंधन जो बना है वो अभी एक गठबंधन देश के मुद्दों के लिए बना है। देश के अंदर जिस तरह का आज माहौल है उसको ठीक करने के लिए बना है। उसमें किसी की क्षेत्र पार्टियों का अपने क्षेत्र के अंदर अपना वर्चस्व है, तो उन सबको सर, तो देश का माहौल ठीक करने के लिए आप सनातन को गाली देंगे? देश का माहौल ठीक करने के लिए सनातन को गाली दिया जाएगा? ये इतनी कमजोर हो गई है कि नहीं चंद्रमोहन जी, भाजपा से आप पूछिएगा, सूर्य कुमार मैथिल जी बैठे हुए इसका जवाब देने के लिए। करोड़ लोगों को सनातन धर्म के लिए भाजपा की आवश्यकता नहीं है। भाजपा के ना भी होते हुए भी सनातन धर्म था, सनातन धर्म है। अरे तो साहब ये बताइए ना, ये आप सही कह रहे हैं, सनातन तो आदि अंत अनंत है, लेकिन चंद्रमोहन जी आप ही की बात को आगे बढ़ा रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ, प्रश्न सुन लीजिए। आप कह रहे हैं ना कि सनातन तो आदि अंत अनंत है, ठीक है, लेकिन आपसे पूछ रही हूँ जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, क्या उन मुद्दों और माहौल के लिए ये जरूरी है कि सनातन को गाली दी जाए? क्या ये जरूरी है कि सनातन को बीमारी बताया जाए? क्या ये जरूरी है कि गठबंधन के उद्देश्य में सनातन का खात्मा छिपा हो? ये जरूरी है क्या? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि इस तरह के बयानों से बचना पड़ेगा, चाहे किसी भी देश का नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, क्योंकि राजनीति करने के लिए होती है, और राजनीति को करते समय मजहब का सहारा नहीं लेना चाहिए। एक अच्छा राजनेता वो होता है जो देश के मुद्दों की बात करे और देश के मुद्दों का जिक्र करे, ना कि वो किसी तरह से मजहब को साथ ले ले। तो कोई बयान अगर ऐसा आया है तो आगे इन बयानों पे बहुत कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि गठबंधन को भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह से कोई भी वक्तव्य ना है, इससे पार्टी जो अपने मुद्दों से बचती है वो मुद्दों से विचलित होकर हमारे को पकड़े, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसको दिन को देखते इनका बैटरी ऐसी काम हो जाती है, कट चालू रहती है, बात नहीं सुन रही। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म। आप लोगों को सनातन तो क्या आपको मंदिर में नहीं घुसने देना चाहिए, क्योंकि आप सनातन को खत्म करने वाली शक्ति के साथ खड़े हुए हैं। आप होते कौन है? आपकी हैसियत क्या है? आप होते कौन है? आप जैसा कुछ आदमी कैसे किसी को मंदिर जाने से रोक सकता है?
ये बताओ ना। नहीं चलिए, व्यक्तिगत नहीं, एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, ना तो मैं सूर्य कुमार मैथिल जी को इसके लिए अनुमति दे सकती हूँ इस कार्यक्रम में, और ना ही चंद्रमोहन जी को। नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, प्लीज, व्यक्तिगत टिप्पणी बिल्कुल नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी बिल्कुल नहीं। यशवर्धन जी के पास जाना चाहती हूँ जल्दी से। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, प्लीज नहीं, प्लीज चंद्रमोहन जी और सूर्य कुमार मैथिल जी, मुझे आप दोनों के फेडे डाउन करवाने पड़ेंगे। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, प्लीज, व्यक्तिगत टिप्पणी बिल्कुल नहीं, ये मेरा अनुरोध है। प्लीज, ये डिबेट हो रहा है, नेशनल टीवी पर डिबेट हो रहा है, व्यक्तिगत टिप्पणी एक दूसरे पर मत करिए, क्योंकि ये शो पूरा देश ही नहीं दुनिया में भी जाता है ये शो, इसलिए प्लीज ऐसा कुछ मत करिए जिससे आप लोगों की व्यक्तिगत छवि पर भी कोई प्रभाव पड़े। यशवर्धन जी, जल्दी से आपके पास आते हुए, देखिए दो मुद्दे तो महत्वपूर्ण है। आपने कहा कि सनातन को कोई कुछ कहता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या आज की परिस्थिति में कोई भी सनातनी ये बर्दाश्त कर सकता है? क्योंकि एक तरफ दूसरा मजहब है, अगर कुछ भी कहकर देखिए तो गर्दन सरतन से जुदा है के नारे लगने लगते हैं। जो लोग सनातन को बीमारी बता रहे हैं, जो सनातन के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, क्या वो दूसरे मजहब को ये बातें कह सकते हैं? लावनी जी, पहला सवाल तो है कि क्या सनातन का अस्तित्व राजनीतिक पार्टियां तय करेंगी? क्या किसी एक व्यक्ति के ये कह देने से कि सनातन को खत्म कर दिया जाना चाहिए, क्या सनातन खत्म हो सकता है? और अगर इस देश की भावनाएं भड़क रही हैं तो इस देश की भावनाएं, जो जनतंत्र है, हमेशा वोट के माध्यम से निकलती है। दयानिधि सैनी जिसने ये बयान दिया है वो भी जनप्रतिनिधि है। अगर उसके बयान से जनता की भावनाएं आहत हो रही हैं तो जनता अपना जवाब वोटों से दे देगी। हमें किसी की भावनाओं को आक्रोशित करने की जरूरत नहीं है। राजनीतिक पार्टियां ये तय नहीं करेंगी कि सनातन धर्म एक व्यक्ति की वजह से चलेगा या एक व्यक्ति के कह देने से खत्म हो जाएगा। लेकिन यशवर्धन जी, ये भी सही, ये भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, अगर दूसरे धर्म पर एक टिप्पणी भी आ जाए ना तो लोग यूएन तक पहुंचने लगते हैं। जल्दी से 20 सेकंड्स मुझे समाप्त करना। हाँ, 20 सेकंड्स। मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। ये देश अब धर्म से कानून नहीं चलता, ये लॉ ड्रिवन सोसाइटी है, और अगर कानून के अंतर्गत ये गलत है तो केंद्र सरकार को एक्शन ले लेना चाहिए। इस बात को प्रचारित करने की बजाय आप इसको कानून के दायरे में क्यों नहीं बांध देते हैं? और अगर लगता है कि जल्दी से, तो आप ठीक है, सूर्य कुमार मैथिल जी 20 सेकंड्स में इसका जवाब देंगे, फिर मैं समाप्त करूंगी। हाँ, जल्दी से 20 सेकंड, जल्दी से। एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं सूर्य कुमार मैथिल जी? देखिए, मेरे राजनीतिक विश्लेषक दिलीप जी को थोड़ा जानकारी होनी चाहिए कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय होता है। तमिलनाडु में यदि कोई क्राइम हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई जो है तमिलनाडु पुलिस करेगी। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, देश के अलग अलग हिस्सों में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट जा चुकी है। मैंने खुद एक पुलिस कंप्लेंट उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ दिल्ली के हमारा देश कानून से चलता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इस कानून पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। चलिए, मेरे पास समय की सीमाएं हैं। थैंक यू सो मच, मेरे पास समय की सीमाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े। कुल मिलाकर अगर देखें तो देखिए, विपक्षी गठबंधन लगातार 2024 के लिए जितने भी शूल है उन्हें हटाने की कोशिश कर रहा है, गठबंधन में जो गांठ है उसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस गांठ में अगर सवाल यह आ जाए कि जिस एजेंडे की बात बार बार विपक्षी गठबंधन के नेता कर रहे हैं कि सनातन का खात्मा है, तो क्या इस सनातन के मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन की इस बैठक में कोई समेकित समाधान निकलेगा? क्या सनातन पर हल्ला बोलने वाले, सनातन का अपमान करने वालों के खिलाफ इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में कुछ बातें रखी जाएंगी? इस पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि चुनाव 2024 का है और 2024 के चुनाव में अगर कोई तय करेगा मुद्दे और अगर कोई तय करेगा सिरमौर, तो वो है हिंदुस्तान का सनातनी। बड़ा जवाब होना चाहिए, बड़ा सवाल है, इसलिए आकलन भी बड़ा हो, इसी उम्मीद के साथ रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।